परीक्षा हिंदी साहित्य के महान कहानीकार तथा उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा कृत सर्वश्रेष्ठ लघुकथाओं में से यह एक है। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने यह दर्शाया है कि बाहरी दिखावे या आडंबरों का कोई मोल नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है मनुष्य के मानवीय गुण, जिसमें निस्वार्थ तथा सेवा भाव से काम करने वाला व्यक्ति जीवन के हर परीक्षा में सफल होता है। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद के विषय में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद या धनपत राय श्रीवास्तव जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी और उर्दू साहित्य के आधुनिक क्षेत्र के महान लेखकों में से एक माना जाता है। हिंदी साहित्य की दुनिया में यथार्थवाद को पेश करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। यथार्थवाद यानी रियलिज्म। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात, कफन, गबन, निर्मला, गोदान आदि। 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो गया था। तो परीक्षा कहानी में इस कहानी के मुख्य पात्र हैं दीवान सुजान सिंह, जिन्हें अपने पद के उत्तराधिकारी चुनने की जिम्मेदारी राजा द्वारा सौंपी गई है। इस कहानी के द्वारा हम जानेंगे कि किस प्रकार दीवान सुजान सिंह उपयुक्त व्यक्ति को दीवान के रूप में चुनते हैं। देवगढ़ की रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह काफी बूढ़े हो गए थे। उन्होंने महाराज से विनती की कि अब वह कुछ समय परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं। शरीर अब शिथिल हो रहा है और ऐसे में कहीं कोई भूल हो चूक हो गई तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा। राजा साहब अपने नीति कुशल अनुभवी दीवान का बहुत आदर करते थे। पहले तो उन्हें समझाया, पर अंत में नया दीवान चुनने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डाल दी। अगले दिन प्रसिद्ध समाचार पत्रों में देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान के लिए विज्ञापन निकला, जिसमें लिखा गया, जो सज्जन अपने आप को देवगढ़ के लिए रियासत के दीवान के पद के योग्य समझते हो, वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हृष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि यानी पेट से संबंधित रोग के मरीज को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवार के रहन सहन, आचार विचार को परखा जाएगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में खरा उतरेगा वही इस पद के योग्य होगा। इस प्रकार विज्ञापन में दिया गया। इस विज्ञापन ने सभी जगह तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और इतनी आसानी से मिल जाए। सैकड़ों व्यक्ति अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए चल दिए। देवगढ़ में विभिन्न राज्यों के नए नए मनुष्य आने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से झुंड के झुंड उतरते। कोई पंजाब से, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का तो कोई पुराने सादगी को समेटे हुए। सबसे अधिक संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ठका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन सभी आगंतुकों के आदर सत्कार का बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ था। रोजेदार मुसलमानों की तरह लोग एक एक दिन काटकर गिना करते थे। हर व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश में थे। जैसे मिस्टर 9 बजे तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे, यानी सुबह ही उठ जाया करते थे। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके कमरे में ही सिगार पीते हैं। किवाड़ यानी दरवाजा। मिस्टर द, स और ज से उनके घर के नौकरों की नाक में दम था, लेकिन आजकल ये सज्जन आप
और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, किंतु आजकल ये बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात करो वही नम्रता का पुजारी और सदाचार का देवता बना नजर आता था। शर्मा जी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते और मौलवी साहब को नमाज के सिवाय कोई काम न था, यानी सभी बाहरी दिखावे में लगे हुए थे। लेकिन इन मनुष्य को वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ सब देख रहा था। इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है देखने के लिए। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। सोचा शायद यह हुनर ही कुछ काम आ जाए, इसे भी क्यों न आजमाया जाए। पक्का निश्चय होने के बाद फील्ड बन गया और खेल शुरू हो गया। गेंद किसी दफ्तर के नए अप्रेंटिस की तरह इधर से उधर ठोकरें खाने लगी। अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु। देवगढ़ वालों के लिए यह खेल बिल्कुल निराला था, यानी अलग था। पढ़े लिखे लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। भाग दौड़ के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े जोश के साथ खेल चल रहा था। लोग गेंद को लेकर इस तेजी के साथ दौड़ते मानो कोई लहर बड़ी आ रही है। दूसरी तरफ के लोग उस गेंद को ऐसे रोक देते मानो कोई लोहे की दीवार सामने हो। तो इस प्रकार बड़े जोश से सभी लोग हॉकी का खेल खेलते थे। संध्या तक खेल इसी प्रकार चलता रहा। खेलने वाले पसीने से तरबतर हो रहे थे, लेकिन हार जीत का फैसला न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से कुछ दूरी पर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना जाना पड़ता था। पथिक यानी यात्री। एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर इस रास्ते से आया। एक तो नाले में कीचड़ था, दूसरा नाले की चढ़ाई अधिक थी, इसलिए गाड़ी ऊपर न चढ़ पाती थी। वह कभी बैलों को ललकारता तो कभी हाथ से पहिए को ऊपर धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर, गाड़ी ऊपर ही नहीं चढ़ती। थोड़ी सी ऊपर चढ़कर वापस नीचे आ जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा बार बार इधर उधर याचना भरी दृष्टि से देखता, यानी दया भरी दृष्टि से देखता, किंतु कोई सहायक नजर नहीं आता। अनाज से भरी गाड़ी छोड़कर जाया भी नहीं जा सकता था। बड़ी मुसीबत में वह किसान फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी भी वहां से गुजरने लगे। किसी ने उनकी तरफ दयनीय दृष्टि से देखा, किसान ने, किंतु मेहमानों से मदद मांगने का उसका साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर देखकर भी अनदेखा कर दिया। उन आंखों में सहानुभूति न थी, स्वार्थ और मद था। प्रेम भाव व उदारता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मनुष्य के उस झुंड में एक उदार दयालु मनुष्य भी था। वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। गाड़ीवान पर दृष्टि जाते ही वह उसकी समस्या समझ गया। उसने हॉकी एक किनारे रखकर कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकालता हूँ। किसान ने देखा एक लंबा और गठे हुए बदन का सुदृढ़ यानी मजबूत नवयुवक सामने खड़ा था। वह झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, अब तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वो घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला।
हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर जोर लगाकर तो गाड़ी नाले से निकल कर ऊपर आ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, आज आपने मुझे उबार लिया, यानी संकट से निकाल लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देना चाहते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। यह सुनते ही युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में संदेह हुआ, यानी शक हुआ कि कहीं यह किसान सरदार सुजान सिंह तो नहीं। किसान ने उसके मन की बात को भांप ली मतलब जान लिया। वह मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं, अर्थात अगर आप कष्ट करोगे तभी ही मेहनत का फल मिलेगा। महीना पूरा होने पर चुनाव का दिन आ गया। उम्मीदवार उषा काल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने को बेताब थे। प्रतीक्षा में समय कठिनाई से व्यतीत होता है। आज न जाने किसके भाग्य के द्वार खुलेंगे। संध्या के समय राजा का दरबार सजाया गया। सभी उम्मीदवार दिल थाम कर बैठे थे। सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आपको जो कष्ट दिया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इस पद के लिए दयावान, उदार, आत्मबल से भरपूर एवं वीर महापुरुष की आवश्यकता थी। सौभाग्य से हमें ऐसा व्यक्ति मिल गया है। ऐसे गुण वाले व्यक्ति संसार में विरल ही होते हैं और जो है वह कीर्ति और मान के अच्छे शिखर पर बैठे हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ जैसा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। यानी पंडित जानकीनाथ को नया दीवान घोषित किया गया। रियासत के लोगों ने उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा। सरदार सुजान सिंह ने आगे कहा, जो व्यक्ति स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की गाड़ी नाले से निकालकर ऊपर चढ़ा दे, ऐसे व्यक्ति में आत्मबल, साहस एवं उदारता जैसे गुण भरपूर होते हैं और ऐसा व्यक्ति सभी का भला चाहेगा। उम्मीद है आप सब भी इस फैसले से सहमत होंगे। तो इस प्रकार सुजान सिंह ने पंडित जानकीनाथ में आत्मबल, साहस और उदारता जैसे गुणों को देखकर नया दीवान के रूप में घोषित किया। अब ये कहानी हमारी यहीं पर पूर्ण होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।